हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर 2। हमने फर्स्ट कर लिया है, अब हम करने वाले हैं सेकंड पेपर। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए देखते हैं सबसे पहले, जिसमें कि आपका बायो। अब आपके डिविजन्स बांट दिए गए हैं ना, ABC। तो पहले आपका बायो है, देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट इन। किसमें इन्वायरमेंट पर डिपेंड होता है, तो आपको पता होगा कि आपका एक ही होता है जिसमें आपका टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, जिसके एग्जांपल है आपके क्रोकोडाइल, है ना, टर्टल्स, ये सब जो है इनमें। और ये सारे किस क्राइटेरिया में आते हैं, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स में जो है टेम्परेचर के बेस पे जेंडर डिसाइड होता है, तो दैट्स वाई रेप्टाइल। सेकेंड वन इज द जीनोटाइप फॉर द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैपिटल T स्मॉल t। What conclusion may be drawn from this? आप इससे क्या निकाल सकते हो? दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, है ना। तो देखते हैं, देयर इज वन एलील फ्रॉम हाइट विथ टू डिफरेंट फॉर्म। बिल्कुल भी नहीं, है ना। देयर आर एटलीस्ट टू डिफरेंट एलील्स फॉर द जीन फॉर देयर आर टू एटलीस्ट डिफरेंट एलील्स। यस, दिस इज एलील, है ना। ये जो दो हैं ये दोनों एलील है और ये सेम जीन के लिए है, दैट इज हाइट। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, a star-shaped black paper used to cover leaf in a de-starched plant as shown below। ठीक है, स्टार ये वाला शेप से यूज किया गया है यहाँ पे। The plant was left in sunlight for 4 hours and then leaf was plugged. The black paper was removed and tested for the presence of starch. The area which turned blue black when iodine solution was added were okay। कौन कौन सा रीजन होगा जहाँ पे हो जाएगा, तो आपको पता है कि पहला वाला और कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा वाला एंड फोर्थ वाला। ये तीनों ही क्या होगा, आयोडीन जो आपका टेस्ट है वो पॉजिटिव देगा, क्योंकि वहाँ पे आपने पेपर से उसको ढक रखा है, जिसके कारण उसमें क्या हुआ, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च उसका बचा हुआ है। तो दैट्स वाई 1, 2 एंड 4 मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर द स्केचेस मेड बाय सम स्टूडेंट्स। द स्केच नॉट इलस्ट्रेट ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट इज। अच्छा, इसमें से कौन सा नहीं है ना, जो गलत है। तो आपको पता है इसमें से गलत कौन सा है। इसमें से ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कॉलोनीज बना लेते हैं एक के ऊपर एक। ये भी सही हो जाएगा। इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा, ये सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिफ्थ वन इज यूज ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर वेस्ट डिस्पोजल इज कॉल्ड। अगर आप वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको, ये आपके आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे दे दिया है, तो दैट्स वाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है सेल्फ पॉलिनेशन को लेके। द जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ ब्रीड कैन बी रिमूव्ड। आप जेनेटिक ड्रिफ्ट हटा सकते हो एक ब्रीड से, बिल्कुल गलत बात है, आप नहीं हटा सकते हो। तो इसका पहला ही स्टेटमेंट गलत है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। न्यू वेराइटीज कैन नॉट बी ऑप्टेंड, बिल्कुल सही बात है, नई वेराइटीज नहीं आ सकते क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में कोई डिफरेंट पेरेंट नहीं आ रहे हैं। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू लॉस ऑफ विगर एंड, ये बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में पेरेंट के सेम टू सेम आ जाते हैं, क्रॉस में डिफरेंट आने के चांसेस होते हैं। तो यस, इसका कौन सा सही हो गलत हो जाएगा हमारा, ए वाला गलत है। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होता है हमारा, मेड्यूला से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। असर्शन दिया हुआ है, व्हेन पी प्लांट्स प्योर लाइन हैविंग राउंड येलो सीड्स आर क्रॉस्ड विद प्योर लाइन्स प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, देन ऑल F1 इज बियर्ड। देखो क्या बोला इसने, F1 जनरेशन के पास सारे क्या आएंगे, रिंकल्ड ग्रीन सीड। क्या सही बात है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू नो कि राउंड एंड येलो जो है वो हमारे क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट जीन है, तो हमारे रिंकल्ड ग्रीन आ ही नहीं सकते। असर्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, रीजन दिया हुआ है, राउंड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट टू, यस, ये रीजन सही दिया हुआ था। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। 9th है, अवर बॉडी मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल सही बात है। हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी क्या करती है, हमारी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करती है। कौन करता है, हमारा इंसुलिन करता है, जो कि पेनक्रियास रिलीज करता है। रीजन क्या दिया हुआ है, पेनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन विच हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर, यही मैंने रीजन बताया। तो दोनों सही है एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ठीक है, ओके। नाउ 10th इज
Why does a kitchen garden called artificial ecosystem while a forest is considered be a natural ecosystem? क्यों? सबसे पहली बात, हमारी जो किचन गार्डन होती है वो हमारी क्या है, मैन मेड है, ठीक है, मैन मेड है, जिसमें कि हम खुद से बनाते हैं। और आप किचन गार्डन में आप प्लांट्स लगाते हो, आप वेजिटेबल लगाते हो, कोई फ्रूट्स के लगा लेते हो, राइस लगा लेते हो, व्हीट लगा लेते हो, तो ये सारे हम बायोटिक फैक्टर्स हम प्रोवाइड करते हैं। वही जो फॉरेस्ट है वहाँ पे नेचर ने पहले से दे रखी है, दैट्स वाई आर्टिफिशियल है और वो नेचुरल है। सेकेंड है, while designing an artificial ecosystem at home, write 2 things to keep in mind to convert it into a self-sustainable system. Justify your answer. कोई भी 2 फैक्टर आपको बतानी है तो आप कौन कौन से देख सकते हो? सबसे पहली चीज तो आप ये देख सकते हो कि बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो बैलेंस है, वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपकी वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग एंड जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसके रिसाइकलिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, तो ही कोई आपका इकोसिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर सकता है, ठीक है। ओके, 11 देखते हैं। व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज फॉर कंसर्न? क्यों ओजोन लेयर का जो डैमेज है वो एक कंसर्न की बात है? बिल्कुल है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो हमको प्रिवेंट करता है हार्मफुल रेज जो सनलाइट से आते हैं, यूवी रेज, उससे अगर ये डैमेज होगा तो यूवी रेज डायरेक्ट आएंगे, जिससे हमारे क्या होता है, हमारे जीन में म्यूटेशन हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आई के इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे इरिटेशन हो सकते हैं स्किन में, ठीक है। व्हाट स्टेप्स आर टेकिंग टू लिमिट? ओके, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? तो आपने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यूएनईपी है ना, गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया है, ये एग्रीमेंट लाया गया है जिसमें कि सीएफसी वाले जितने भी अप्लाइंसेस हैं उसको नहीं यूज़ किया जाएगा। आप इसके इको फ्रेंडली को यूज़ कर सकते हो ताकि वो ओजोन लेयर डैमेज ना हो। ओके, नाउ यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो इकोसिस्टम का टाइप ये टेरेस्ट्रियल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वाटिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स दिया हुआ है बायोटिक, और यहाँ पे हो जाएगा फिर ए बायोटिक, है ना। बायोटिक के अंदर कौन से आते हैं, सारे लिविंग आते हैं, और ए बायोटिक के अंदर कौन से सारे आते हैं, ये बायोटिक के अंदर आते हैं नॉन लिविंग, तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे नॉन लिविंग। फिर यहाँ पे इसका आपको इकोसिस्टम के डिफाइन लिखनी है। तो इकोसिस्टम क्या है, वो है आपका इंटरकनेक्टेड एलिमेंट जो कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच का लिंक जो है बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है, दैट इज इकोसिस्टम। बच्चों आपको डेफिनेशन सारे रटने पड़ेंगे क्योंकि बोर्ड में आएगा और आपको एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। मॉडिफाई द गिवन डायग्राम बाय चेंजिंग द रॉन्ग वर्ड्स। ओके, आपको यहाँ पे बताना है रॉन्ग वर्ड क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, आपको पता है ये दिस इज नॉट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव जियोट्रॉपिक, बल्कि ये हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, ठीक है। तो ये आपका गलत था, ये आपको सुधार लेना है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर ईच। आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में एक डिफरेंस बताना और एक एग्जाम्पल देना है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में आपके जब सेल डिवीजन होते हैं, पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है। लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, मोर देन 1 होता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका जो बाइनरी फिजन होता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मल्टीपल डिविजन्स होता है ताकि आपके मोर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म हो सके। और दूसरी चीज़ क्या है कि बाइनरी फिजन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, लेकिन ये इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये हो जाता है, ठीक है। ओके, और एग्जांपल की अगर बात करें तो ये आपको पता है बाइनरी में आ जाएगा अमीबा आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, है ना। और वहीं आपके मल्टी में कौन सा आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अ पोर्शन ऑफ de-starched leaf of a potted plant was covered with a black strip of paper. The plant was exposed to sunlight for 6 hours and then tested for starch. What will be observation? ठीक है, तो क्या किया गया है, एक लीफ लिया गया है जिसमें कि de-starched लीफ है ना, जिसमें कि स्टार्च नहीं है, उसमें ब्लैक पेपर से डाल दिया गया है। प्लांट को सनलाइट में 6 घंटे के लिए रख दिया गया। बताना है कि उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि जो आपका लीफ है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट वो रीजन जो रीजन कवर
था, क्योंकि वो रीजन में सनलाइट नहीं पड़ी है, वहाँ पे फूड नहीं बना है, फूड नहीं बना है तो वहाँ पे स्टार्च नहीं है। तो रिमेनिंग अगर ये लीफ है, लीफ में आपने यहाँ पे ब्लैक पेपर रखा है, तो इस ब्लैक पेपर को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जगह आपका स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, नाउ 15th यहाँ पे दिया हुआ है आपका पैरा, यू हैव टू रीड, है ना, आपको एग्जाम में ज़रूर पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको खुद ही इसने डिफाइन दे रखा है ना, तो आप चाहो तो यहाँ से लिख लो, अदरवाइज आप न्यूट्रिशन के दूसरा डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप वो लिख सकते हो। मेंशन हाउ ऑर्गेनिज्म लाइक ब्रेड माउल्स एंड मशरूम ऑब्टेन देयर फूड, कैसे ब्रेड माउल्ड और ये, तो ये क्या है, सेप्रोफाइट्स है ना, तो सेप्रोफाइट्स कैसे करते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे फीड करके अपना पेट भरते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, जो खुद बनाते हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना ये खुद बनाते हैं। व्हाट इज कॉमन फॉर कस्कुटा, टिक्स एंड लीचेस, सोचो क्या हो सकता है इनमें कॉमन क्या है, दे ऑल आर पैरासाइट्स। गुड, अगर आपने ये सोच रखा है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो ये तीनों में कॉमन क्या है, ये सारे पैरासाइट हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, है ना। नेम द मैमल विथ हुम ह्यूमन शोज मैक्सिमम सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। आई थिंक ये आप में से हटा दिया गया है, बट फिर भी आई डोंट नो क्यों ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में तो अब हट गया है, बट इसमें दे रखा है। तो बच्चों अगर हमसे सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटी जिसकी दिखती है वो चिंपांजी की दिखती है, ठीक है। किसकी दिखती है, चिंपांजी की, यस। बस उसकी तरह बिहेव नहीं करना है, पर यस हम सबसे ज़्यादा अगर जीन वाइज बोलोगे सबसे सेम हम इनके ही हैं। मीता हैज़ हेजल कलर्ड आइज विच मैच विथ हर मदर आइज, सजेस्ट अ रीजन फॉर सिमिलैरिटी इन आइज कलर बिटवीन मीता। ओके, क्या रीज़न हो सकता है दोनों में सिमिलैरिटी के, कि उसके पास भी वो आया है, तो क्या रीज़न हो सकता है कि मीता के पास अपनी मदर से ही कलर आइज के इनहेरिट होके आया होगा, इसीलिए उसके पास भी है, उसकी मदर से इनहेरिट होके वो जीन मीता में आया, इसीलिए मीता की भी कलर वही कलर है जो उसकी मम्मी की है। What values do you think children would learn in a joint family? जॉइंट फैमिली में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, तो केयरिंग करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, है ना, वैल्यूज़ करना, जो जो आपको लगता है सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने हैं। नेक्स्ट है, नेम द डिसऑर्डर विच अ पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलता है, जाइगेंटिज्म, है ना, जाइगेंटिज्म, राइट। एंड डिफिशियंसी ऑफ ईस्ट्रोजन इन फीमेल, अगर कम हो जाए किसी में तो क्या हो जाता है, ये अगेन आप में नहीं है बट आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, अगर किसी में कम सिक्रीशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो हाइपर और कम हो गया, यहाँ पे लेस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई हाइपो थायरॉइडिज्म, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ओके, नेम द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स, ओके, थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड है ना, ईस्ट्रोजन हमारा ओवरी करता है, ग्रोथ हमारा पिट्यूटरी करता है, ठीक है। हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड रेगुलेटेड, किसकी वजह से, फीडबैक मैकेनिज्म आपने पढ़ रखी होगी, उसके थ्रू आप क्या देखते हो, मैकेनिज्म, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये सारा रेगुलेट होता है। एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, आपको बताना है कि कैसे वो चीज़ प्रॉपर फंक्शन करती है। तो आई थिंक इसमें आपने बहुत कॉमन पढ़ रखा होगा, पेनक्रियास से जो इंसुलिन का सिक्रीशन है, कि हमारा क्या होता है बॉडी में जब ब्लड में शुगर की अमाउंट क्या होती है, कम हो जाती है, तो पेनक्रियास तक मैसेज जाता है, देन वो रिलीज करता है, देन जब उसको लगता है कि यस मेंटेन हमारी हो गई है शुगर लेवल, देन वो उसको बंद कर देता है उसका सिक्रेशन, है ना। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, मैं बहुत नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं बस आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके टीचर्स ने आपको ज़रूर पढ़ाया होगा, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको समझनी है, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, मैं अलग से उस टॉपिक पे पूरे एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यस, CaOCl2, बिल्कुल सही बात है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल सही। ब्लीचिंग पाउडर इज एल्कलाइन इन नेचर एंड इज, बिल्कुल नहीं। अगर ये एल्कलाइन है, एक मिनट, ब्लीचिंग पाउडर इज एल्कलाइन इन नेचर एंड इट इज यूज्ड इन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना।
ये अल्कलाइन तो है बट एंटासिड की तरह इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, यस ये प्रोसेस होता है जिससे इसको प्रिपेयर किया जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारा ABD इज करेक्ट। 18th है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइन। रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है CO प्लस इतना, तो दिस इज आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको पहला दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे हीट रिलीज होती है, साथ में हीट रिलीज होती है, तो दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नहीं एंडो नहीं ऑक्सी, ठीक है। ओके, द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन इज। थर्ड मेंबर, थर्ड कौन सा हो जाएगा, पहला होता है हमारा मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन। तो और एल्काइन का पूछा है तो प्रोपाइन हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन इसमें से आपको देख लेना है कौन सा सही होगा, बताओ। हमारा प्रोपाइन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी, देखो एक हमसे एक गलती हो गई यहाँ पे एल्काइन पूछा हुआ है, तो एल्काइन का पहला तो होता ही नहीं है मीथेन, है ना। पहला इसका बनता ही हमारा इथाइन से है, ठीक है। 2 कार्बन के साथ ही हमारा इथाइन बनता है, तो पहला यहाँ पे इथाइन हो गया, दूसरा प्रोपाइन एंड थर्ड वन इज ब्यूटाइन। याद रखना ब्यूटाइन, ठीक है। जो मैंने मिस्टेक की है वो आपको नहीं करना, यहाँ पे एल्काइन पूछा गया है, ना ही कि आपका एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। एंड दोनों में से अगर आप देखोगे कौन सा है दोनों में से, तो C4H6 वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका मैचिंग दिया हुआ है सोप डिटर्जेंट, ओके। तो इसमें आपको देखना है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ये कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं डिटर्जेंट होता है हमारा, है ना। तो ये डिटर्जेंट का हो गया। एंड सोडियम सॉल्ट ये हमारा A का D हो गया, 1 का D, मतलब ऑप्शन A इज करेक्ट। विच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर एंड विच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। किसको वाटर में और किसको केरोसिन में आप स्टोर करते हो, तो केरोसिन में तो हम सोडियम को करते हैं और वाटर में हम फॉस्फोरस को करते हैं, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। Which of the following statement are correct regarding isomers? कौन सा आइसोमर के रिगार्डिंग करेक्ट है। आइसोमर हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आइसोमर के पास सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बच्चों स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है जो उसमें मॉलिक्यूल से, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सेम होंगे, तो यस आइसोमर में ये सेम होते हैं। आइसोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या इनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल भी नहीं। अगर दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, दोनों अलग हैं, तो दोनों के आपके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकते हैं। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम होने चाहिए बस। द कंपाउंड C3H हैज नो आइसोमर। अब देख लेते हैं, C3H8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ इसका आप क्यों आइसोमर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, है ना। यहाँ पे बनाओगे अगेन सेम बन जाएगा, तो इसका आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। आप कार्बन की अगर आप नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है, आपको लग रहा होगा ये अपना आइसो बना दी, पर आइसो के लिए यहाँ पे एक और कार्बन चाहिए, वरना ये अगेन इसकी काउंटिंग कैसी हो जाएगी 1 2 3। तो इसका पॉसिबल नहीं है आइसोमर, है ना। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही दे रखा है, तो हमारा 2nd एंड 4th हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बॉटल A contains oxalic acid and bottle B contains sodium carbonate solution. When pH is dipped in each of the solution, the colors seen in A and B. Okay, आपने pH पेपर डाला है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट बच्चों क्या होता है, ये आपको पता है बेसिक होता है ना, तो बेसिक मीडियम आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब बेसिक का कलर क्या होता है हमारा, ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ पे बात आई हमारी ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम होगा, तो जो हमारी pH है वो एसिडिक में हमारी रेड ऑरेंज ये कलर देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रेड नहीं दिया है, तो आपको रेड की जगह क्या लेना है, ऑरेंज, एंड आपका बेसिक क्या देता है, ब्लू, तो ऑरेंज एंड ब्लू। 24 देखते हैं, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आप जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो वो इसके ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। यस, क्योंकि जितना मास हमारा लेफ्ट में है, प्रोडक्ट में है, उतना ही हमारे रिएक्टेंट में होता है, तो यस बिल्कुल सही बात है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यस ये भी सही है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ इज करेक्ट, एंड वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन टूथ डिके बी प्रिवेंटेड। आप कैसे टूथ डिके को हटा सकते हो। आपको पता है टूथ डिके होता ही इसलिए है क्योंकि आपके माउथ में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, कोई भी बेस वाली चीज़ यूज़ करोगे। एंड जैसे कि हमारा टूथपेस्ट हमारा वो वाला यूज़ करेंगे जो कि हमारा बेसिक हो, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे एंड टूथ डिके हमें ना हो। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जो कि आपका इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दो एटम के बीच में। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आप कोई भी बॉन्ड दिखा सकते हो, जो भी आपको दिखाने का मन हो। आप मीथेन दिखा दो, इथेन दिखा दो, किसी के साथ भी आप कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड आप दिखा सकते हो। डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या क्या हो सकते हैं इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोचो, सबसे पहले इनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं ना। फ्री आयंस अगर होते हैं इनके पास तो ये भी आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, बट इनके पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। दैट्स वाई इनको इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हमारे लिक्विड और या फिर गैसेस इन नेचर होते हैं। ठीक है, वहीं हमने पढ़ा है कि आयोनिक जो होते हैं वो किस में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो हमारे कोवेलेंट हैं वो होते हैं हमारे सॉलिड में, बट हमारे जनरली अगर आप देखोगे तो लिक्विड एंड गैसेस आपको देखने को मिलेगा। तीसरी पॉइंट है आपका कि आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी कम होगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वेंडर वॉल ऑफ फोर्सेस, वो वीक होती है। इस कारण इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। तीसरी चीज, कोवेलेंट कंपाउंड्स किससे बने होते हैं, कार्बन। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास आयन नहीं है। कोवेलेंट आपका बॉन्ड बनता ही इसलिए है क्योंकि उसके पास आयंस नहीं है। ठीक है, और लास्ट चीज एक और आप लिख सकते हो कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, वहीं आयनिक होते हैं, सॉल्युबल ये इनसॉल्युबल है। तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं, where do compounds of carbon find applications। where do compounds of carbon, okay, आपको कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे कार्बन के। तो कार्बन के आपको पता है बहुत वास्ट है, मेडिसिन में, कलर्स बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बनाने में, फूड प्रिजर्वेटिव्स बनाने में, है ना, ये सारे में जो हमारे हम स्टील वगैरह, आयरन वगैरह सब में कार्बन मिलाते हैं ताकि वो और स्ट्रांग हो सके। आपने अलॉय में पढ़ रखी है, तो वो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा आपको CO2 का बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको पता है दोनों के बीच में कितना होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं भले, बट बॉन्ड वो सिर्फ दो बनाता है ना, तो ऐसे बना लोगे। एंड कार्बन का मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ, तो कार्बन ऐसे बॉन्ड बना लेगा। एंड जब आप इसका बनाओगे तो ये आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज फॉर आपके कार्बन का एंड ये आपके अगेन ऑक्सीजन का। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और कौन सा टाइप का यहाँ पे हमारा बॉन्ड होता है, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। Okay, how can a layer of aluminum oxide on an aluminum object be made thicker? What is this process called? देखो, सबसे पहली बात तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते कैसे, एल्यूमिनियम का जो सरफेस होता है उस पे एयर के साथ वो ऑक्सीडाइज होके, जब एयर से वो एक्सपोज होता है तो उससे वो ऑक्सीडाइज होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे इसने क्या किया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया है। अब ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये एयर के कांटेक्ट से तो कट गया, तो अब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यही वाला लेयर रह जाता है। इसलिए भी ये क्वेश्चन आता है, क्यों, तो इसलिए भी हम एल्यूमिनियम को एज अ यूटेंसिल में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर का लेयर अगर ऑक्सीडाइज हो गया है तो वो और फर्दर नहीं होता है। ठीक है, वो रोक देता है। लेकिन अगर हमको लेयर को थिक बनाना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग की हेल्प से हम इसके जो लेयर है उसको और हम थिक बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप एक एल्यूमिनियम का कोई भी एक ले लो, आर्टिकल ले लो, है ना, वो आप एनोड बना लो उससे, और आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा एनोड पे, जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और उसके लेयर को थिक बना देगा। ठीक है, तो ये आपका एनोडाइजिंग का आंसर हो जाएगा।
28 देखते हैं। 28 में अगेन आपका पैरा है, आप पढ़ लेना। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। अब आपको बताना है कि इसमें बेस और एसिड क्या है, तो आपने पढ़ रखा है HCl प्लस NaOH करते हो आप, तो आपको क्या देखने को मिलता है? NaCl देखने को मिलता है प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपका एसिड क्या हो गया? HCl एंड बेस क्या हो गया? NaOH। फाइंड द केटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कैसे लिखते हो? CuSO4, सॉरी CaSO4, कैल्शियम है, नॉट कॉपर। कैल्शियम सल्फेट लिख लिया। अब इसमें आपको केटायन और एनायन बताना है, तो कैल्शियम क्या हो गया हमारा? मेटल है, तो वो ऑब्वियसली हमारा क्या बनेगा? केटायन बनेगा, +2, एंड सल्फेट हमारा क्या बनेगा? SO4 2-, तो ये हमारा एनायन हो गया। दिस इज एनायन, दिस इज केटायन। Sodium chloride and washing soda both belongs to same family of salt. Justify this statement. Okay, ये क्यों सेम फैमिली के हैं आपको ये बताना है। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है NaCl एंड वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट, आगे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों में सेम देखोगे तो सेम में क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको दोनों में सोडियम सोडियम आपको दिख रहा है। दोनों में सोडियम सोडियम का मतलब हुआ कि दोनों के पास सेम केटायन है, और अगर आपके पास इसके पास सेम केटायन है तो हम बोल सकते हैं कि ये सेम फैमिली से हैं, और ये कौन सी फैमिली हो जाएगी? सोडियम सॉल्ट, है ना, सोडियम की सॉल्ट। तो ये भले क्लोराइड हो, ये भले कार्बोनेट हो, पर दोनों के पास क्या है? केटायन तो सेम है, इसीलिए ये दोनों सेम फैमिली के होंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है आपका डिफाइन द टर्म पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? वो स्केल है जिसमें कि आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हो, ठीक है। ओके, आगे है नेम द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव द पीएच ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं? H2SO4 लिखते हैं। अब ये दोनों का जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा? पोटेशियम रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला? पोटेशियम सल्फेट। एंड पोटेशियम सल्फेट क्या होगा? आपको पता है ये आपका क्या हुआ? बेस हुआ, ये एसिड हुआ, है ना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस। देखो एक चीज याद रखना, ये हमारा क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारा क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है ना। एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेना पड़ेगा, और अगर बेसिक सॉल्ट बनानी है तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड लेना पड़ेगा। बट इस केस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसकी पीएच जो हो जाएगी वो हमारी 7 हो जाएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वो जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होते हैं प्रोडक्ट में। इट कैन बी 2 or more than प्रोडक्ट, है ना। How can we say that electrolysis of water and blackening of silver bromide when exposed to sunlight a decomposition reaction? Okay, आप कैसे बोल सकते हो कि ये है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? वाटर जो है वो आपका स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, इसलिए आप बोल सकते हो वही ब्लैकनिंग ऑफ जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वहां पे भी क्या होता है? जो आपका AgBr है वो भी आपका सिल्वर एंड ब्रोमाइड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। दोनों केस में कौन सी एनर्जी? तो जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है, और जो आपका AgBr है वहां पे आप सनलाइट का यूज करते हो, है ना। तो वहां पे सनलाइट या लाइट एनर्जी आप लिख सकते हो। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच calcium oxide is formed, calcium hydroxide is formed are opposite reaction to each other. Justify. ओके, अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड अगर फॉर्म हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा? बेसिक से लेते हैं इसको। अगर आप हीट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट को तो आपको देखने को मिलता है। वहीं जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो तो CaO को जब आप वाटर के साथ मिलाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने चैप्टर 1 पढ़ रखा है, आपको दिख रहा है एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट में बन रहे हैं। इसका मतलब दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
बात समझ आई? आप ये एक लिख सकते हो। दूसरी चीज आपको पता है कि जब आप ये वाला रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको लॉट ऑफ हीट देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा हीट का इवॉल्व होता है। तो दिस इज एक्सो एंड दिस इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे आपको हीट देखो, आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, तो दिस इज एंडो एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दो डिफरेंस पता चल गया, एक डिकम्पोजिशन है, एक कॉम्बिनेशन, और एक एक्सो है और एक एंडो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस? थर्माइट प्रोसेस क्या है? थर्माइट वही है जिसमें आपने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड के साथ आप दूसरे मेटल का रिएक्ट करवाते हो, और जिसमें कि जनरली आपने क्या पढ़ा है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हो, जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। दिस इज थर्माइट रिएक्शन। वेयर इज दिस यूज्ड? तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, आपको यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, जो कि फॉर्म कर लेगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। एंड एग्जाम में बच्चों बैलेंस जरूर करना, अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 आयरन आ जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस एंड प्लस लॉट ऑफ हीट ऑब्वियसली। ठीक है, okay, where does the metal aluminum used in the process occur in the reactivity series of मेटल? ओके, कहाँ पे ये पाया जाता है रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज में? तो आपको पता है एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो इसलिए उसको ऊपर रखा गया है, ऊपर की साइड पे ही हमने उसको एल्यूमिनियम को प्लेस किया हुआ है। नेम द substance that are getting oxidized and reduced in the process. ओके, आपको बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन आपका रिड्यूस हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब इसने ऑक्सीजन का गेन किया है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमारा जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। वहीं आयरन का आप देख सकते हो, इसके पास ऑक्सीजन था, उसके बाद ऑक्सीजन इसका छीन लिया गया, तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस आयरन ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हाँ ठीक है, हो गया। ओके, 30 है, विच स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ओके, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बतानी है। एन एमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट। देखो, नॉट, एमीटर सीरीज में ही करते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। एन एमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस, गलत है, नहीं होता है। एंड वोल्टेज एज अ लो, गलत, जस्ट उल्टा लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट traces the path of a ray of light through a rectangular glass slab for 3 different values of I, okay, 30, 45, 60. He produces the incident ray and measures the perpendicular distance L. ठीक है, आपको कौन सा डिस्टेंस की बात की गई है, ये वाला डिस्टेंस की बात की गई है। एंड प्रोड्यूस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ओके, दिस इज हमारा दिख रहा है आपको, है ना? ठीक है, अब आपसे पूछा है he will observe that L keeps on decreasing with increase in angle of incidence. Okay, तो आपको ये बताना है कि जो L है वो I के बढ़ने से बढ़ेगा या बढ़ने से घटेगा। बेसिकली आप डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, आपको ये बताना है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब आपका क्या होगा, पहली बात तो आप जब देखते हो तो जो आपका जो L है, नॉट I, L दिया हुआ है यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा साइन I माइनस आर, है ना? जहाँ पे हमारा जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसको भी अगर हटा दो आप, ये भी बात छोड़ दो, तो देखो जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे एल बढ़ेगा, है ना? जितना कम आई होगा उतना कम गैप बनता है, ये याद रख लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई जो एल जब तब बढ़ेगा जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे है The human eye is one of the most valuable and sensitive organs. बिल्कुल सही बात है। Eye enables us to see the wonderful world and colors around us. ये भी सही बात है कि आई ही हमको प्रोवाइड करता है कि हम देख पाते हैं एंड उसमें जो कलर्स हैं हम वो भी देख पाते हैं। तो ये दोनों सही है एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी ये है। ओके, अभी इतना ही करते हैं, है ना? इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।